हम लोग संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे शूद्रक के मृच्छकटिकम की। देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि इतिहास ही संस्कृत साहित्य की सबसे कमजोर कड़ी है। अशुघोष ऐसे हो गए कि उन्होंने अपने बारे में लिख दिया कि आर्य सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतकस्य आचार्य भगंत महाकवि महावादिन प्रतिरियम। लेकिन सब लोग तो ऐसा करते ही नहीं है। मैंने कहा कि भास की 13 रचनाएं आज उपलब्ध हैं। आप पूरे नाटक पढ़ लीजिए, कहीं एक जगह भास का नाम नहीं आता, 13 रचनाओं में नाम नहीं आता है। कालिदास ने इतना जरूर लिख दिया कि पुराने कवियों को छोड़ के आप इस नए कवि कालिदास की रचना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, या इसका प्रस्तुतिकरण क्यों करना चाह रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो भी कोई अपना परिचय नहीं देते हैं। अब शूद्रक की स्थिति तो इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि ये एक राजा माने जाते हैं और शूद्रक नाम के राजा अगर हम इतिहास में ढूंढने जाएं तो कई पाए जाते हैं। आपको याद हो तो कादंबरी का भी प्रारंभ राजा शूद्रक की सभा से होता है कि महाराज शूद्रक की सभा भरी हुई है और वो चांडाल कन्या आकर के उनसे कहती है कि विश्व के जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो आपके पास हैं। अब ऐसा तो जो प्रतापी राजा उसी के बारे में होगा। तो शूद्रक के संदर्भ में बहुत सारे उल्लेख पाए जाते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन इस मृच्छकटिकम को किन शूद्रक ने लिखा, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। इसलिए मैंने इस संदर्भ में कभी कोई चर्चा की ही नहीं। इस शूद्रक के ऊपर है जो उल्लेख पाए जाते हैं, वो सब उल्लेख इस प्रकार के हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो हमें खाली मृच्छकटिकम या शूद्रक के समय की चर्चा करनी चाहिए। बाकी इसके अतिरिक्त कोई उनको ब्राह्मण कहता है, कोई उनको राजा मानता है, कोई उनको बड़ा प्रतापी राजा मानता है, कोई उनको साउथ का मानता है। बहुत सारे उल्लेख पाए जाते हैं। तो उन सब के बीच में हम कालिदास के निर्णय में इतना तब भी पहुंच जाते हैं कि कोई उनको गुप्त काल का बताए, कोई ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी का बताए, लेकिन इनके निर्णय में तो पहुंचना ही कठिन है। फिर भी मैंने ये कहा था कि मैं इसको ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी की रचना मानता हूं और उसी अनुसार मैं अश्वघोष के बाद इसकी चर्चा करने बैठा हूं आपके साथ। कालक्रम के अनुसार ही हम चर्चा करेंगे। हमने कहा था हम ये नहीं देखेंगे कि महाकाव्य है कि नाट्य कृति है, हम कालक्रम देख करके कवियों के परिचय की बात करेंगे। तो उसका कारण भी जो मैं ये कहता हूं, मैं इस समय में जो इनको मानता हूं, मृच्छकटिकम की भाषा की वजह से मानता हूं, मृच्छकटिकम के वर्णनों की वजह से मानता हूं। आप ये रचना जब उठा करके पढ़ते हैं तो पहले तो आपको ये लगता है कि शुरुआत में तो बस वही चल रहा है जो भास का चारुदत्त है, कोई अंतर ही नहीं। पात्रों में अंतर नहीं है, पात्रों के नामों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, बाकी उसमें भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो जो हमें चारुदत्त अधूरा लगता है उस रचना को पूर्ण करने का काम इस मृच्छकटिकम ने किया। तो जैसी सरल भाषा चारुदत्तम में है, बिल्कुल भास की तरह सरल भाषा लेकर के चलने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि भास की अपेक्षा कालिदास की भाषा कठिन होती है, तो कालिदास के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी भाषा थोड़ी कालिदास से कठिन हो जाएगी। लेकिन वो नहीं है कि अलंकारिक शैली की वजह से आप कहेंगे कि नाटकों में तो इतनी अलंकारिक शैली की वो नहीं होती है। नहीं, आप उठाइए उत्तर रामचरितम पढ़िए, क्यों नहीं होती है। उत्तर रामचरितम पढ़िए, उसके वर्णन में आप देख सकते हैं कि जब वो वन का वर्णन करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगे कि आप कादंबरी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार का एक ही भले एक पैराग्राफ पढ़ के आपको ऐसा लगे, लेकिन ये एहसास आपको करवा देता उत्तर रामचरितम। तो नहीं, मृच्छकटिकम की भाषा सरल है और मैं उनकी इस भाषा की सरलता के आधार पे ही ये कहता हूं आपसे कि इनका समय ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में मानना चाहिए। मृच्छकटिकम बहुत सुंदर रचना है और आज हम सिर्फ इस रचना की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
मृच्छकटिकम को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल चारुदत्त को ध्यान में रख करके, महाकवि भास की रचना चारुदत्त को ध्यान में रख करके ये रचना लिखी गई। वही कथानक, वही पात्र, उसी प्रकार की स्थितियां, उसी प्रकार की परिस्थितियां, वही घर, वही वातावरण, वही वर्णन, और एक आध पात्र को अगर छोड़ दें तो सारे वही पात्र। चारुदत्त बड़ा ही समृद्ध परिवार का व्यक्ति है, लेकिन समृद्ध होने के बाद भी ये सरस्वती तो नहीं है कि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये तो भैया लक्ष्मी है। अगर किसी को 100 रुपए में से 90 रुपए दे दिए तो फिर आपके पास तो 10 ही बचेंगे, 90 तो चले जाएंगे। बड़ा दानवीर है। कोई भी व्यक्ति उसके पास से खाली हाथ नहीं जा सकता है, और इतना उत्तम गुणों से संपन्न है कि हमारी रचना का नायक तो बना, पर ये एक वेश्या है जिसका नाम है वसंत सेना, उसके हृदय का भी नायक बन जाता है। देखिए, अधिकांशता ये होता है कि वेश्याएं तो जो पैसे वाला उसको प्रेम करती हैं, लेकिन उसको ये पता है कि ये चारुदत्त गरीब हो गया है, दरिद्र हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रेम करती है, और इसी कारण वो वेश्या से एक सामान्य नारी बनने की स्थिति तक पहुंचती है। देखिए, जो मूल्य होते हैं ना, वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे वर्णन इस प्रकार का है कि 7 ड्योढ़ियां पार करो ना, तब तो वसंत सेना के कक्ष तक जाया जा सकता है। यानी जैसी स्थिति मंदिरों में होती थी, या जैसी स्थिति राजाओं के यहाँ होती थी, जो नगर की श्रेष्ठ वेश्याएं थी ना, उनकी भी जाहो जलाली जिसको कहें, या उनकी समृद्धि जिसको कहें, वो इस प्रकार की हुआ करती थी। इतनी समृद्धि आएगी कहां से? समृद्ध लोगों के पास से आएगी वो समृद्धि। और इस प्रकार की वेश्या वो एक सामान्य स्त्री की जगह पे खुद को निकृष्ट मानती है। यानी पैसे से कोई समृद्ध नहीं बना करता है, पैसे से कोई श्रेष्ठ नहीं बना करता है। वसंत सेना ये मानती है कि सामान्य स्त्री जो किसी की पत्नी है, अगर वो स्थान मुझे मिल जाए ना, तो सारी संपत्ति भी चली जाए तो कोई उसका गम नहीं। ये अंतर है। यानी पैसे वाली कितना भी पैसा मिल जाए, कितनी भी अकूट संपत्ति हो, लेकिन अगर ये पत्नी वाला पद प्राप्त नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो बड़े ही जीवन मूल्यों का भी इसमें वर्णन है। चलिए हम इसके कथानक की थोड़ी सी चर्चा करें। तो वो दरिद्र चारुदत्त, जो कि लोगों की इच्छाएं पूर्ण करके दान वगैरह करके दरिद्र हो गया है, उसके मित्र के साथ चर्चा में है और कहता है कि यार, ये दरिद्रता रियल में बड़ी ही, और बड़ा सुंदर श्लोक है वहां पे, सुखात तु युयाति नरो दरिद्रताम धृता शरीरेण मृता सजीवति। कि भाई, सुख से जब व्यक्ति दुख की स्थिति में आता है ना, तो वो जीते जी, शरीर तो उसका जिंदा होता है लेकिन वास्तव में वो मर गया होता है। तो बड़ा ही दुख महसूस करता है। इस प्रकार की स्थिति है उसकी। उसके घर में एक पूजा होनी है, लेकिन उस पूजा के लिए भी सामग्री उसके पास नहीं है। इधर शकार जो है, उसने वसंत सेना के पास संदेश भेजा था कि भाई, वो उसको प्रेम करता है, उस पूरे नगर का वो राजा का साला है, सेनापति भी है, जैसा कि महाभारत में कीचक के बारे में भी हमने देखा था। तो ऐसे लोग बड़े ही स्वच्छंद हो जाया करते हैं। तो आज उसको मौका मिल गया है, वसंत सेना के पीछे पड़ा है, रात्रि का अंधकार है, और भास ने भी ये श्लोक लिखा, और उस श्लोक को उसी तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये श्लोक इतना सुंदर है
कि सभी अलंकारिक ग्रंथों ने इसको उत्प्रेक्षा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनम लभा असत पुरुष सेवे दृष्टि विफलताम गता। यानी अमावस की रात्रि है, आगे आगे वसंत सेना दौड़ती चली जा रही है, शकार उसका पीछा कर रहा है, बीट उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये दोनों उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंधकार में वो इस तरीके से खो जाती है कि कवि को लिखना पड़ता है और वो बोलता है कि भाई वो दिखाई नहीं देती, खो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ शकार पात्र ऐसा है कि वो मूर्खताएं करता है। तो बिट ने उससे कहा कि महाराज सावधानी रखना, यहीं पे वो चारुदत्त का घर है जिसको ये प्रेम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर में चली जाए। उससे पहले शकार उससे ये कहता है कि तुम कितनी भी भाग लो, तुम्हारे आभूषणों की आवाज से, भाई अंधकार में व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पैर की झांझर तो बोल रही है ना, पैर की पायल बोल रही है कि वो किधर दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो तुम्हारे गहनों की आवाज से मुझे पता चल रहा है। तो वसंत सेना एक तरफ चुपचाप रुक करके अपने सारे आभूषण उतार लेती है और एक पोटली उसकी बना लेती है। इतने में बिट ने कहा कि बस आगे जो है ना वो चारुदत्त का घर है, और उस घर के अंदर ये चली गई तो फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि चारुदत्त का सामना नहीं कर सकते हम लोग। अब ये देखिए, राजा का शाला है लेकिन चारुदत्त का सामना नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है और ये एक चोर व्यक्ति है, तो दोनों व्यक्तियों का कोई वो नहीं है। इधर वो जो पूजा होनी है उसका बलि का दीपक रखने के लिए बाहर जाना है। ऐसे में वो अपने मित्र से कहता है कि जा तू दीपक रख के आ। तो वो कहता कि अरे रात्रि के अंधकार में मैं नहीं जाऊंगा दीपक लेके, चौराहे पे कोई भूत भूत हो तो वाली बात है, क्योंकि ये तो बलि का प्रदीप रखा ही इसीलिए जाता भूत प्रेतों के लिए। तो उसकी दासी है रदनिका, वो कहती कि चल मैं चल रही हूँ। जैसे दरवाजा खुलता है वैसे हवा का झोंका आया और दीपक बुझ जाता है, और वो जो दीपक बुझा है उसका लाभ लेकर के वसंत सेना घर के अंदर प्रवेश कर गई है, चारुदत्त के घर के अंदर। और जब ये लोग बाहर रखने जाते हैं तो वहाँ रदनिका को पकड़ लिया गया है, और वो शकार कहता है कि मैंने इसको पकड़ लिया। वो कहती है कि रदनिका जब बोलती है तो उसको लगता है कि नहीं ये तो कोई और है, भाई ये वसंत सेना नहीं है। तो बिट ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नाटक करने वाली है, वेश्या है, तरह तरह की आवाज़ें निकालनी आती हैं, आप इसको छोड़ना नहीं। तब तक वो दीपक लेकर के वहाँ पहुँच गया है विदूषक। तो धमकी देकर के चारुदत्त को वहां से चला जाता है कि चारुदत्त से कह देना कि अगर वसंत सेना उसके घर में आई हो तो कल हमारे हवाले कर दे, नहीं तो मड़मड़ाए थे उसके सिर को फोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार की बड़ी मतलब भाषा की तौर पे अगर आप देखें ना, क्योंकि इसके पात्र भी सब इसी प्रकार के हैं। तो वसंत सेना वहाँ अंदर पहुंची, थोड़ा ठंडी का वातावरण है, ऐसे में चारुदत्त को ऐसा लगता है कि इसको ठंडी लग रही होगी, तो अपना उत्तरी उसकी तरफ फेंकता है। उसको नहीं मालूम है कि वसंत सेना, वो सोचता है उसकी दासी रदनिका है, और वो वस्त्र फेंकता है कि ओढ़ ले इसको। और वसंत सेना जब उसकी सुगंधी को सूंघती है ना तो कहती कि अच्छा काफ़ी समय हो गया है, गरीब तो हो गए हैं ये, लेकिन अभी जवानी बरकरार है। अब आप बताइए कि किसी वस्त्र को किसी के ऊपर पड़ने से कैसे मालूम पड़ गया जवानी बरकरार है? क्योंकि चारुदत्त ने जिस परफ्यूम का प्रयोग किया है ना, वो इस चीज़ की सूचना दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी जो शौक मौज है वो अभी भी इस तरीके से विद्यमान है। इतने में रदनिका और वो आते हैं, और तब पता चलता कि अरे ये तो कोई और थी, मैंने किसके ऊपर ये वस्त्र फेंका। अब चूंकि विदूषक से सकार ने ये कहा था कि वसंत सेना अगर यहाँ आई है तो विदूषक को तो पता ही है, आज तक चारुदत्त और वसंत सेना कभी मिले नहीं है। वसंत सेना चारुदत्त को प्रेम करती है, चारुदत्त ने भी वसंत सेना का बड़ा नाम सुना है। आहा, इतनी सौंदर्यवती है, इतनी सुंदर है, लेकिन किसी वेश्या के यहाँ जाना हो तो धन चाहिए। उस समय आज के जैसा समाज नहीं था, इस तरीके की विडंबनाएं भी नहीं हुआ करती थी। देखिए, इसको विडंबना ही कहा जाएगा कि
कुछ बोलें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं बोलने जैसी होती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कलाकार के रूप में जाने जाते लोग हैं कि जिनके चारित्र के संदर्भ में आप कोई कल्पना नहीं कर सकते कि उनका चारित्र किस प्रकार का है। लेकिन वही बात है कि वो कुछ भी करें उसको गलत नहीं माना जाएगा और लोग उसके लिए लालायित रहेंगे कि अगर ऐसी किसी व्यक्ति के साथ विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये अपना विषय नहीं है, लेकिन चूंकि वसंत सेना की बात चल रही है इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को, समर्थ को नहीं दोष कुसाई वाली बात आती है। बाकी किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने में हमें देर नहीं लगती है, हम किसी की तरफ तुरंत उंगली उठा दिया करते हैं। यहां वसंत सेना से मिलने जाने की बड़ी इच्छा है चारुदत्त की, क्योंकि उसने भी जिस प्रकार से उसकी प्रशंसा सुनी है, लेकिन जाए कैसे, धन चाहिए उसके पास जाना हो। तो आज दोनों सामने सामने आ गए और ऐसे में जो विदूषक है, जैसा कि ज्यादातर होता है, नायक का मित्र है, नायक का सखा है, नायक के हृदय की बात जानता है, वो ये कहता है कि जो वर्षों से आपकी मन की कामना है वो सामने खड़ी है। ये कौन? वसंत सेना। वसंत सेना तो प्रेम करती है, वो चीज तो हमें मालूम पड़ गया, क्योंकि विट ने कहा कि ये उसको बहुत चाहती है और अगर उसके घर में प्रवेश कर गई तो वसंत सेना का प्रेम तो हमें मालूम था। लेकिन चारुदत्त का प्रेम जो है यहाँ विदूषक की बातों से मालूम पड़ता है। अब कुछ कारण तो बताना पड़ेगा। तो वसंत सेना कारण में यही बताती है कि मेरे इन आभूषणों की वजह से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे। शका ये तो कहते नहीं बनता है ना कि मेरे लिए पीछे पड़े थे। जरा जिससे प्रेम कर रहे हो उससे कहना जरा कठिन होता है ये बात। और बड़ा ही भास ने भी इस चीज को उतना न्याय दिया और शूद्रक ने भी उतना न्याय दिया इस चीज को। क्या ठीक है, वो ये कह करके कि ये आभूषण हमारे रख लो, क्योंकि और मुझे किसी तरीके से घर तक पहुंचा दो। ये भी बड़ा सुंदर दृश्य है। वसंत सेना से वो ये पूछता है कि आज तुम्हें जो मांगना है मांग लो, जो तुम्हें क्या सेवा करें तुम्हारी। अब ऐसे में क्योंकि सामने वेश्या है तो जो दर्शक लोग होते हैं उनकी अपेक्षाएं कुछ अलग होती हैं कि वो इतना अगर चारुदत्त को प्रेम करती तो उसको चारुदत्त से आज चारुदत्त का प्रेम मांग लेना चाहिए। लेकिन यही कवि का कौशल्य आता है और यही नाटकीयता होती है नाटक की। अगर ऐसे में वो ऐसा कह देती तो सब चीज़ खत्म हो जाती है। तो ये कहती है कि मेरे ये गहनों को रख लो और किसी तरीके से मुझे घर पहुंचाने का इंतजाम करो। इस प्रकार से वो चली गई है। अगला दृश्य शुरू होता है। वो बात करती है तो चारुदत्त की ही बात करती है। जो भी सखियों के बीच में कुछ भी होता तो चारुदत्त की चर्चा करती है। ऐसे में एक और दृश्य आकर के पहुंचता है और उसमें चारुदत्त का एक सेवक है, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग बाग, क्योंकि जुआ खेलते हुए उसको पकड़ा गया। पकड़ा क्या गया, जुए में बहुत कुछ हार गया है। संवाहक नाम है उसका। और वो जब बहुत कुछ हार जाता है ना तो देखिए जुए में उधारी चलती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, तुमने कहा कि हम दे देंगे, अब दे कहाँ से देंगे, जब होगा तब दे देंगे ना। तो जुए में जीत जाओगे तो दे दोगे। लेकिन अगर आप कैसीनो वगैरह में खेलने जाते हैं तो आप इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको जीत के आना है। आप आनंद भले ले लेंगे, जीतेगा तो कैसीनो वाला ही। वैसे जो वो पक्का जुआरी है वो सब कुछ जीत गया है तो इसके पीछे पड़ा हुआ ये दौड़ता दौड़ता सीधा वसंत सेना के उसमें आ जाता है। वसंत सेना से कहता मुझे बचा लो बचा लो। वसंत सेना कहती है कि निश्चिंत हो जाओ। अब देखिए यहाँ पे एक और चरित्र दिखाया गया कि वेश्या जो पैसे को प्रेम करती है वो पैसे की चिंता नहीं करती, वो व्यक्ति को प्रेम करती है। ये चीज यहाँ दिखाई गई है। तो वो कहती क्या है, बोले कितने देने हैं, तो उतने पैसे दे देती है। फिर उससे पूछती कि आप कौन हो, तो कहता है कि मैं चारुदत्त के यहाँ उनकी सेवा किया करता था, संवाहक, मालिश वगैरह करना, तेल उपटन लगाना। तो आप
मुझे ये कला बहुत अच्छी आती है, आपकी कोई दासी को बोलो तो मैं उसको ये कला सिखा दूं, क्योंकि आपने मेरे ऊपर उपकार किया है। तो कहती कि नहीं नहीं नहीं, जल्दी से उन्हीं के यहाँ फिर उनकी सेवा करना। यानी उसको ये विश्वास है कि जल्दी ही चारुदत्त फिर से पैसे वाला हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा इसका कोई कारण नहीं दिया, लेकिन अब यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर वसंत सेना से विवाह कर ले तो वैसे पैसे वाला हो जाएगा। तो संवाहक का बहुत सुंदर चरित्र है वहां पे। उसके बाद तो उसको बड़ी ग्लानि होती कि क्या मतलब, मेरे प्राण भी बचाए तो किसने बचाए? एक वेश्या ने बचाए, और वेश्या ने भी किस स्थिति में बचाए कि मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे जो पैसा दिया है, मेरे प्राण बचाने के लिए जो पैसा दिया है, उसका बदला दे दो। इस जगह पे मुझे भास का एक उल्लेख बड़ा अच्छा लगता है, और ये हमारी संस्कृति की पराकाष्ठा है। जनरली क्या होता है कि कोई आपका काम कर दे तो आप उससे कहते कि भैया कभी जरूरत पड़े तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जनरली ऐसा होता है। मैं तो ये कहूंगी कि 99% ऐसा होता है। अगर किसी ने आपकी किसी जगह मदद की है तो आप उससे यही कहेंगे कि भैया जब कभी आपको जरूरत पड़े मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। लेकिन भास इस जगह ये लिखते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े, इसका मतलब आप शुभकामना नहीं दे रहे हैं, उसको बद्दुआ दे रहे हैं कि तुम भी कभी इसी तरीके से परेशानी में पड़ो और उस समय मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करूं। देखिए, ये जो सोचने का एक अपना तरीका है ना, ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में और भास जैसे कवि इस चीज को देते हैं। वहां पे वो संवाहक ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ना करे कि आपको कभी ऐसी स्थिति आए कि मेरी मदद की जरूरत पड़े। देखिए, होता है मृच, वहां पे तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन मृच्छकटिका में हमें ये देखने को मिलता है कि जब बाद में सकार उसका गला दबा देता है, उसको मृत समझ के छोड़ के चला जाता है, तो वही संवाहक उसके ऊपर पानी वानी छिड़क के उसको जिंदा करता है। तो उसको भी जैसे संवाहक के प्राण वसंत सेना ने बचाए, ऐसे लास्ट में वसंत सेना के प्राण संवाहक बचाता है। लेकिन यहाँ पे भास इस डायलॉग को बोलते बोलते रोकते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी कामना तो नहीं कर सकते हैं कि जिसने हमारे प्राण बचाए हैं हम उससे कहें कि आपको कभी जरूरत पड़े। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको कभी जरूरत पड़े तो उसका मतलब है कि आप उसको दुआ नहीं दे रहे, एक बद्दुआ दे रहे हैं कि आप भी कभी परेशानी में पड़े तो फिर हम आपकी मदद कर देंगे भैया। तो ये बड़ा सुंदर है। चूंकि 10 अंक का ये मृच्छकटिकम प्रकरण है तो काफ़ी लंबी कथा है। संक्षेप में आपको कह देता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। बात कर रहे थे कि वो जो है संवाहक वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार से जुगारियों के दृश्य, जुआ खेलने वालों की बातें और बड़ी सामान्य जो जनरली कालिदास के नाटक में ऐसी सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो आपको यहाँ मृच्छकटिकम में देखने को मिलती हैं। आपको अश्वघोष में भी इन चीज़ों के थोड़े दर्शन हो जाते हैं क्योंकि वो भी सभी लोगों के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी बने इसके लिए लिखते हैं। अगले अंक पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि मदनिका को सर्विलक बहुत प्रेम करता है और वो चोरी करके आया है। अब ये दृश्य भी बड़ा सुंदर मृच्छकटिकम में दिया हुआ है कि किस प्रकार से चोर जाता है, चोर किस प्रकार से जब उसको नापने के लिए एक तरीके से इंची टेप ना मिले तो अपने जनेऊ का उपयोग उसके लिए करना और फिर वो गड्ढा खोदना जिसमें से सेंध लगाना कहिए, गड्ढा खोदना नहीं सेंध लगाना कहिए, और उस सेंध के अनुसार अंदर जाना और अंदर जा कर के सब कुछ देखना। वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया, बाहर से देखा था ताजमहल था, इतनी बड़ी हवेली थी, अंदर जाके देखा तो सब कुछ सपाचट है, सब कुछ बिका गया, कुछ है ही नहीं। सोचने लग गया, अरे बड़ी गड़बड़ हो गई है, गलत जगह पे आ गया। तभी तक विदूषक का वो वार्तालाप कि भैया ये पोटली अब तुम रख लो, और ऐसे करके वो सोने की पूरी गहनों की पोटली उसके हाथ में दे देता है। क्योंकि गरीब लोगों के यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि पैसे वालों को भय नहीं लगता है, लेकिन गरीब के पास अगर पैसा आ जाए तो उसको बड़ा डर लगता है कि कोई मेरे पास से ये पैसा छीन ना ले। और वही स्थिति वहाँ बताई है। और वो गहने लेकर के सर्विलक पहुँचता है जाकर के वसंत सेना के यहाँ और मदनिका से कहता है ये गहने दे दो अपनी,
और उनसे कहो कि आपको मुक्त कर दे। क्योंकि उस समय दासी प्रथा थी, और दासी प्रथा का अर्थ ये होता है कि दास दासियों को खरीदा जा सकता था। अगर कोई किसी के यहाँ दासी के रूप में, जैसे मदनिका यहाँ वसंत सेना के यहाँ दासी के रूप में थी, तो अगर उसका मूल्य दे दिया जाए तो वसंत सेना उसको मुक्त कर देगी। तो उसके मूल्य के रूप में उसको वो गहने लाने थे। वो जैसे उन गहनों को देखती कहती, अरे ये तुम कहाँ से लेके आए? तो बताता है कि भाई फलानी जगह से लेके आए। अरे ये क्या कर दिया है? मतलब इसीलिए वो गहने वहां छोड़े गए थे कि दोबारा उन गहनों को लेने के बहाने वहां जाया जा सकता है, दोबारा चारुदत्त से मिला जा सकता है। वो सारी चीजें तो खत्म करी थी। फिर वो पूछती कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये चोरी वोरी करने के चक्कर में तुमने वहां किसी को व्यापा दी था, किसी को मारा पीटा तो नहीं? तो कहता अच्छा, एक तो ब्राह्मण होके तुम्हारे लिए चोरी की, अब तुम ये और चाहती कि मैं किसी को मारूं? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सही बताओ। तो वो सब बात बताता है, तो वो भी बता देती है गहने सब हमारे उन्हीं के हैं, अब तुम क्या उनको वापस देना। इधर वसंत सेना इस पूरे घटनाक्रम को खड़ी होकर के सुन जाती है, क्योंकि उसने आवाज दी, वो वहां थी नहीं मदनिका, तो कहाँ गई? उसके पीछे पीछे गई। तो सर्विलक कितना उसको प्रेम करता है कि उसके लिए चोरी भी करके आया है। अब वो कहती ये गहने वापस दे, छोड़ के आ जाओ वहीं पे। तो कहता अब ये तो नहीं होने वाला है। तो बोले एक रास्ता और है, तुमको तो पहचानती नहीं है, तुम जाकर के कह दो कि चारुदत्त ने भेजे हैं। वो कहता ये हो सकता है। तो इकट्ठे होते हैं, वो कहता चारुदत्त ने ये गहने बेचे हैं। वो भी गहने रख लेती है, और फिर वो कहती कि नहीं, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। और फिर रथ मंगवाती है, रथ पे मदनिका को बिठाती है, और इस जगह वो ये कहती है कि आज से तुम कुलवधू हुई, किसी की पत्नी बनी, यानी तुम्हारा दर्जा मुझसे बहुत श्रेष्ठ है। और एक तरीके से वो मदनिका जो उसकी दासी है उसको एक तरीके से प्रणाम कर रही हो, इस स्थिति तक की स्थिति आती है। तो बड़ा भावपूर्ण विवेचन है सारे। इधर उसको जाना है सर्विलक को, तब तक पता चलता है कि भाई कुछ विप्लव हो गया है। वो राजा की मदद के लिए भाग जाता है, मदनिका से कहता है यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसको वहीं छोड़ के वो चला जाता है। यहाँ पे चारुदत्त यहाँ खत्म हो जाता। मृच्छकटिकम का कथानक अगर हम लें तो मृच्छकटिकम के कथानक के अनुसार जो वसंत सेना है वो चारुदत्त से मिलने जाती है। दुर्दिन का वातावरण है। प्रातःकाल चारुदत्त उपवन में चला गया है, उससे कहा है कि तुम वहाँ आ जाना, वहाँ मिलेंगे। वहाँ से वापस चलते चलते जो उसका पुत्र है रोशन, वो बड़ा रो रहा है, क्योंकि उसको पड़ोसी का जो बेटा है वो अच्छी सी गाड़ी से खेल रहा, तो उसको भी वैसी गाड़ी चाहिए। अब यहाँ मिट्टी की गाड़ी दी गई, कहता मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलूंगा। तो वसंत सेना अपने सारे गहने जो है उस गाड़ी पे लाद के कह देती है कि जाओ इन गहनों इनसे तुम सोने की गाड़ी बनवाओ। बहुत बड़ा हृदय दिखाया गया वसंत सेना का। और ये तो प्रेम में ऐसे ही होता है कि अगर प्रेमी का संतान है तो वो संतान अपने हृदय का टुकड़ा रखती है, चाहे वो किसी से भी जन्म हुआ हो उसका। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य ये भी वहाँ पे लिया गया है। और इसी दृश्य के आधार पे मृत यानी मिट्टी का सकट, यानी अब उस समय तो बैलगाड़ियाँ ही हुआ करती थी। आजकल जैसे आप जाते हैं कि बाजार में आपको प्लास्टिक के ट्रक मिलेंगे, बाइक्स मिलेंगी, कार मिलेंगी, प्लास्टिक की सारे हर तरीके की गाड़ियाँ मिलेंगी जो रोड पे चलती हैं। पहले तो सकट ही चला करते थे। तो मृत यानी मिट्टी का शकट जो है उसको मृच्छकटिकम, मृत शकटिकम ऐसा इसका नामकरण है। वो वहाँ से मिलने के लिए जाना है, लेकिन इतने में जो गाड़ी यहाँ खड़ी की गई थी वो गाड़ी इधर उधर हुई, क्योंकि दूसरी गाड़ी आनी थी। और जब वसंत सेना बाहर निकलती है तो दरवाजे पे जहाँ चारुदत्त की गाड़ी लगी होनी चाहिए थी वहाँ शकार की गाड़ी लगी, और वो सीधे शकार वाले गाड़ी में बैठ जाती है। इधर वो जो विद्रोह करके राजा भागा है, जो जेल में था, वो चारुदत्त वाली गाड़ी में सवार हो जाता है। और ऐसे करके वसंत सेना शकार के यहां जाकर के पहुंच जाती है। इधर मार्ग में दो वीर योद्धा हैं। अब देखिए किसी भी राज्य में विप्लव कब होता है, जबकि उसके सैनिकों में सामंजस्य ना हो। तो कहता कि गाड़ी की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उनका खोल के देखो।
उसने कहा हमने देख लिया, इसमें बसंत सेना है, क्योंकि आगे से ड्राइवर ने कह दिया था कि बसंत सेना बैठी हुई है। और वो जैसे अंदर जाता है तो वो राजा जो कैद से भागा है उसमें बैठा हुआ, तो वो कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लो। तो बाहर निकल के वो कहता है कि हाँ देख ली, उसमें बसंत सेना है। लेकिन व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसका चेहरा कुछ और कहता है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है। तो दूसरे सैनिक को उस पर शक गया, वो कहता है कि मैं देखूंगा। अच्छा, तो मैंने देखा, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं, तू कैसे देखेगा? मैंने देख लिया, अब तुझे नहीं देखने दूंगा। तो इस प्रकार का वहाँ उनका जो झगड़ा दिखाया वो भी एक अलग चीज है। तो वो रथ जाकर के जब चारुदत्त के पास पहुंचता है तो पता चला कि भैया कि उस रथ में तो बसंत सेना नहीं निकली और वो निकला। कहता है कि आप यहाँ कैसे, इसमें तो बसंत सेना होनी चाहिए। तब वो उससे कहता है कि किसी को बताना नहीं, और इतना कह करके वो वहां से चला जाता है। इधर बसंत सेना जो है वो शिकार के पास पहुंची। शिकार को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई है, जिसको रात को ढूंढते ढूंढते थक गया था, नहीं मिली थी है? और वो इस तरीके से अगर मिल जाए किसी दिन, उसके रथ में बैठ के उसके सामने आ जाए, उसकी गाड़ी में बैठ के, तो उसको तो लॉटरी लग गई। लेकिन बसंत सेना जब उसके बस में नहीं आती है तो लास्ट में जोर से बसंत सेना का गला दबा देता है, और गला दबा करके जिसको ये लगा कि तो मर गई है, तो पत्तों के बीच में दबा करके वहां से भाग जाता है। लेकिन जब वो गला दबाता है तो बसंत सेना के गले से एक चीख निकलती है। वो संवाहक जो बौद्ध भिक्षु बन गया है, देखिए यहाँ पे उसको बौद्ध भिक्षु ही दिखाया गया है, वो ध्यान कर रहा है, लेकिन जब इस तरीके की चीख सुनता है तो कहता है यार यहाँ जंगल में भी कोई शांति से नहीं बैठने देता है। तो उस चीख की तरफ दौड़ता है तो क्या देखता है, बसंत सेना बेहोश पड़ी है। तो कपड़े से पानी वानी ला के छिड़क के उसको उसमें लाता है। इधर वो शिकार जो है राज्यसभा में जाकर के ये आरोप लगाता है कि बसंत सेना जो रात्रि को चारुदत्त के यहाँ गई थी, वो चारुदत्त के वाहन में बैठ करके, चारुदत्त के रथ में बैठ के चारुदत्त के पास गई, लेकिन चारुदत्त ने पैसों के लालच में उसको मार दिया है। तो चारुदत्त के ऊपर उसने ये आरोप लगाया कि बसंत सेना को चारुदत्त ने मारा है। मारा उसने खुद ने है, आपको ये कथा मालूम है। चारुदत्त के ऊपर आरोप लगता है। अब जो वो मिट्टी की गाड़ी के ऊपर बसंत सेना अपने आभूषण छोड़ के आई थी, दूता पत्नी का नाम है, अब बच्चे को कोई इस प्रकार से आभूषण देके चला जाए तो आभूषण रख थोड़े लिए जाएंगे, और एक गृहस्थ के घर में किसी वेश्या के आभूषण आ जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाली बात है। तो वो आभूषण विदूषक से ये कहा कि वापस दे के आओ। अब विदूषक जो है वो आभूषणों की पोटली बगल में दबाए दबाए और बसंत सेना के यहाँ वापस देने जा रहा है। इतने में समाचार मिले कि चारुदत्त को बंदी बना लिया गया है। तो इसी स्थिति में वो सभा में पहुंच जाता है। उसके गले में वो आभूषणों की पोटली दबी हुई है, वहाँ थोड़ी रकझक होती है और उसके वो पोटली गिर जाती है, और पोटली गिरी तो पता चला कि आभूषण तो उसमें है। तो जो आरोप लगा था कि आभूषणों के चक्कर में बसंत सेना को मार दिया गया है, वो तो एकदम से सिद्ध हो गया। और सिद्ध हो गया, उसमें गवाही किसने दी? तो वो सैनिक जो लड़े थे, उसने एक ने कहा था कि हाँ उसके उसमें बसंत सेना ही है, था तो उसमें वो विद्रोही राजा, तो उनकी भी गवाही थी, तो उस वजह से केस सिद्ध हो गया। और जब केस सिद्ध हो जाता तो फांसी की सजा दी गई। अब फांसी लगनी है चारुदत्त को। इधर बसंत सेना को संवाहक होश में ले आया है, होश में लाया तो बसंत सेना को लेकर के भागता है। तब तक वहाँ एक विद्रोह हुआ। अब फांसी ऐसा तो है नहीं कि आज हुआ तो अभी के अभी दे दी जाएगी। तो विद्रोह हो गया था, तो जो वो भाग के गया था वो राजा बन गया है, राजा का तख्ता पलट हो गया है। और उसको तो पता है कि भैया उस रथ में तो मैं बैठ के गया था। तो चारुदत्त को बाइज्जत बरी किया जाता है। बसंत सेना को गृहवधू का दर्जा मिलता है, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी कामना थी। एक तरीके से वो बसंत सेना जो है चारुदत्त की पत्नी का पद उसको प्राप्त होता है। उसकी पत्नी इस चीज़ का स्वीकार करती है, और ऐसे आकर के वो सर्विलक को मदनिका मिलती है। सर्विलक उसका सेनापति बनता है, और ऐसे करके ये पूरा कथानक है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतने स्वाभाविक वर्णन है, इस प्रकार के पात्रों का संकलन है कि ये नाटक अपने में एक विशिष्ट प्रकार का नाट्य कृति है। नाटक नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकरण प्रकार की रचना है। जब किसी रचना में नायक के रूप में क्षत्रिय राजा ना हो, देवता ना हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई वैश्य वगैरह हो, तो वो प्रकरण की कक्षा में आता है। अगर उसमें 10 अंक होते हैं तो इसमें 10 अंक भी हैं। चारुदत्त इसका नायक है,
वसंत सेना वेश्या है, लेकिन एक उत्तम स्त्री के सभी गुणों से वो युक्त है, प्रेम करने वाली है। नायिका के लिए ये नहीं कह सकते कि मुग्धा है, क्योंकि वेश्या होती तो मुग्धा नहीं हो सकती है। वेश्या के यहाँ की तो लड़की भी मुग्धा नहीं मानी जाती है, वो हमेशा वेश्या को तो प्रगल्भा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ मध्या नायिका के सारे गुणों से युक्त है। तो बड़ी सुंदर रचना है। चलिए, आज काफ़ी समय आपका लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक विषय हम पूरा कर पाए, ये आनंद की बात है, तो यहाँ पे हम इसको पूर्ण कर रहे हैं। अस्तु।